नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। साथियों, इलेक्शन कमीशन अब आपका होगा। विपक्ष की पूरी धारा अब आपके साथ आकर के जुड़ जाएगी। सरकार और उसका पूरा का पूरा सिस्टम आपका प्रचार कर रहा होगा। तो फिर ऐसे में चुनाव का मतलब इस दौर में बचता क्या है? शायद यही वह कारण है जो अब इंडिया अलायंस से बचे हुए जो भी लोग हैं वह इस बात को जान चुके हैं और इसी दौर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते समय राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं। और कहा भी ये जाता है कि किसी को भी आप इतना मत डराइए कि वो डरना ही भूल जाए। और शायद यही इस मौजूदा दौर की परिस्थिति है जिसके भीतर एक के बाद एक इंडिया गठबंधन के लोग अगर टूट रहे हैं या फिर उन्हें तोड़े जा रहे हैं और उन टूटने और तोड़ने की वजह को अगर राजनीतिक तौर पर विपक्ष ये मान करके अगर बोलने लगा कि दरअसल टूट इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपने राजनीतिक तौर पे नहीं बल्कि इस भारत देश के सिस्टम के आसरे उनकी घेराबंदी कर दी कि उनके सामने कोई दूसरा विकल्प बचे ही नहीं। और इस भारत देश के तमाम संस्थानों को सत्ता के कामकाज में जुटा दिया तो फिर कोई भी रास्ता उनके लिए बचता नहीं है। और शायद यही वह कारण है अब राहुल गांधी इस बात को जान चुके हैं कि उनको अकेले ही आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई लंबी होगी। इस लड़ाई के भीतर हर हथियार का प्रयोग सत्ता राजनीतिक तौर पर जरूर करेगी और उसको संवैधानिक ढांचे में अपनाया हुआ बताएगी भी। इसीलिए राहुल गांधी अब जिन बातों को कहने लगे हैं उन बातों का जिक्र सामान्य तौर पर इंडिया के वो सारे तमाम सहयोगी कभी भी नहीं कहते या कभी भी नहीं करते। जिन बातों का जिक्र करते समय राहुल गांधी ने अब सीधे सीधे निशाने पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ले लिया है। चाहे वो जाति का मसला हो, चाहे उनकी रहीसी का मसला हो, चाहे अडानी के साथ उनका संबंधों का सवाल हो, चाहे कॉरपोरेट के ऊपर धन लुटाने का जिक्र हो, चाहे इस भारत देश के भीतर में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी का मुफलिसी का जिक्र हो, उसको भी प्रधानमंत्री के मत्थे मट करके अब सीधे तौर पर चोट करने की स्थिति में राहुल गांधी खड़े हो गए हैं। तो फिर क्या यह राजनीतिक तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी की अपनी राजनीति का एक बड़ा व्यापक अंतर अब सामने उभरने लगा है? ये सारे सवाल इसलिए बहुत बड़ा हो चला है क्योंकि इससे पहले राजनीतिक तौर पर जो कुछ भी हमले होते थे उस हमलों के पीछे इस भारत देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र हो, गवर्नेंस के तौर तरीके हो या प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हों, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक ढाल के तौर पर शब्द और वार दोनों मायने रखते थे। लेकिन इस दौर में, मौजूदा दौर में सब कुछ खत्म हो चला है और उसकी कारण यह भी होता है कि जिन प्रदेशों के भीतर से राहुल गांधी गुजर रहे हैं वहां के जो सामाजिक आर्थिक हालात हैं, वहां के जो गरीबी मुफलिसी है, वहां के जो आम लोगों के भीतर जो गुस्सा है, वहां के लोगों के भीतर जो सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों को जवाब दे पाने की स्थिति में कोई भी नेता आ नहीं सकता। और इसी प्रक्रिया के भीतर में लगातार अगर सत्ता संसद के भीतर बैठ करके नेहरू से लेकर के मौजूदा समय में कांग्रेस पे सीधे हमला करने से नहीं चूकती है। और इसी दौर में जो कोई भी खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये सत्ता के साथ, उनको राहुल गांधी को अगर उन्होंने निशाना पर ले लिया तो फिर मीडिया ने उसको दिखाया नहीं, या प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया उन बातों को लेकर के मीडिया ने इस प्रकार से परिस्थिति सामने रखी देश के जनता के सामने जैसे सब कुछ देश में सही हो रहा है। और अब सब तो बंगाल के भीतर शुभेंदु चौधरी के भीतर भी कहे गए, असम के भीतर जो कुछ भी हुआ इस प्रक्रिया के भीतर उसको लेकर के भी टेलीविजन पे ऐसा कोई गूंज देखा नहीं होगा जिसको न्याय यात्रा को रोकने की प्रक्रिया में असम की सरकार तक आगे बढ़ गई। सियासी तौर पर हर दाव और हर धार, हर चाल दिल्ली से चली गई है और वहीं दूसरी ओर हर दाव और हर धार कुंद प्रति चली गई। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे करके ऐसी आई कि बिहार के भीतर नीतीश कुमार टूटे, उत्तर प्रदेश के भीतर आज नहीं तो कल 12 तारीख कही जा रही है कि जयंत चौधरी भी टूट जाएंगे। इन्हीं सबों के भीतर कांग्रेस के नेता भी पुराने जो हैं वह भी टूटने की प्रक्रिया में तो नहीं है। महाराष्ट्र तक के भीतर अशोक चौहान का नाम लेने से कोई घबरा नहीं रहा है। इन सबों के बीच यह कुछ भी बोला जा रहा है कि जो भी पुराने कांग्रेस के कद्दावर नेता है उसको दिल्ली ने न्यूट्रलाइज कर लिया है, यानी अपने अनुकूल कर लिया है। अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा होता है कि जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी इससे पहले करते थे
उसको मीडिया अपने हिसाब से सत्ता के अनुकूल दिखाने के लिए दिखाता था, बताता था, कमेंट्री करता था। यानी इस परिस्थिति के भीतर जब नॉर्थ ईस्ट होते हुए असम, बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा के भीतर अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, तो उनकी जुबान पर सीधे सीधे वो सारे शब्द आने लगे, वह मुद्दे उभर के आने लगे जिन मुद्दों को सियासी तौर पर उठाया जाए या फिर न उठाया जाए, और उसको कहते समय भी सीधे निशाने पर क्यों राहुल गांधी इस दौर में लेने लगे हैं, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। क्योंकि जिन इलाकों के भीतर गरीबी और मुफलिसी है, वहां के लोगों के भीतर के जो सारे सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब न तो धनबाद, झारखंड धनबाद के भीतर कोयलांचल में राहुल गांधी दे सकते हैं, न ही बिहार और झारखंड की गरीबी और आदिवासियों की जमीन जो हड़प ली गई है उसको लेकर के कोई जवाब दे सकता है। इस पूरे परिस्थिति के भीतर अब समझने का ये प्रयास करें कि ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हमला अब जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो आने वाले समय की इस राजनीति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन जरा देखिए आप कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री बने तो 1 साल के भीतर ही बिहार चुनाव के समय 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उस समय के बीजेपी के अध्यक्ष ये बात कहने से अमित शाह नहीं चूंकि कि इस देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री मिला है और इस देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री है, यानी इससे पहले इस देश में कोई भी नहीं जानता था कि कोई प्रधानमंत्री किस जाति समुदाय से है, लेकिन जाति की राजनीति की रेखा खींच देनी थी तो वो खींच दी गई। और आज उसी सवाल को बहुत आगे ले जाते हुए राहुल गांधी ने अपने साफ साफ कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री जिस जाति के भीतर पैदा हुए वो तो सामान्य तौर पर गुजरात के भीतर ओबीसी के दायरे में आते ही नहीं थे, वह तो गुजरात के सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के भीतर ऊंची जाति के दायरे में थी। लेकिन 2000 में सन 2000 के भीतर उस जाति को ओबीसी में डाल दिया गया और उसके बाद से ओबीसी की राजनीति अपने अनुकूल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक पायदान सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। क्या कुछ कहा राहुल गांधी, पहले जरा आपको इसको देखना चाहिए। भाषण में पार्लियामेंट में एक सेकंड देगा, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। इसे सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। हालांकि कोई भी ये बात कह सकता है इस भारत देश के भीतर ओबीसी के भीतर अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों के भीतर कई जातियों को शामिल कर दिया गया और शामिल करने की इन परिस्थिति राजनीतिक तौर पर उस दौर की सत्ता को लाभ दिला सके, उसी दिशा में ये कदम बार बार उठाए गए थे। लेकिन अगला सवाल कोई भी कर सकता है कि क्या प्रधानमंत्री की जाति का जिक्र करते हुए उस जाति को किस प्रकार से ओबीसी के तौर पर शामिल किया गया और ऊंची जाति और ओबीसी के भीतर की रेखाएं राहुल गांधी ने जिस लिहाज से खींच दिया वो कितने सही है, और जिन सारे शब्दों के जरिए खींच दी गई वो कितने सही है, ये कोई भी सवाल उठा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर दूसरा एक राजनीतिक सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक तौर पर इस भारत देश के भीतर कभी किसी सत्ता ने कोई गवर्नेंस ऐसी चलाई नहीं कि उसका सारा काम उसकी अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए वोट जुगाड़ने की दृष्टि से हो। यानी यहां तक कि किसे भारत रत्न दिया जा रहा है,
किस जाति को लेकर के कौन सी राहत और रियायत दी जा रही है, कैबिनेट के भीतर किस जाति समुदाय के भीतर किस तरीके से शामिल होंगे, इस दौर में राष्ट्रपति भी कहां से कौन बनेगा, इसी दौर में किस सभा किस समुदाय के भीतर किस परियोजना का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहां पर जो वो भाषण देंगे वह उस जाति विशेष को लेकर के कैसा होगा। बीते करीब 8, 9, 10 सालों के भीतर इस देश के भीतर सब कुछ लगातार हो रहा है। सवाल ये उठता है कि इस विपक्ष इस राजनीति को समझता रहा है कि दरअसल ये प्रधानमंत्री की अलग शैली है, लेकिन सियासी तौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम ये वैसे राज्य हैं जो इस भारत देश के मानचित्र पर सबसे पिछड़े इलाकों के भीतर शुमार होते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में गरीबी मुफलिसी है। इन गरीब मुफलिसी में 2 दिन की रोटी एक परिवार को मिलना बड़ी मुश्किल रहता है। तो सियासी तौर पर जब आप रैलियों के भीतर जाते हैं तो एक तरफा संवाद होता है, लेकिन जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो संवाद आपकी भावनाओं से जाके जुड़ता है और आपके भीतर के शब्द भी शायद उस भावना से अपने आप को जोड़ लेते हैं जिन सवालों का जवाब आप दे पाने की स्थिति में होते नहीं। तो क्या राहुल गांधी जो लगातार जिन भी बातों का जिक्र करते थे, पहली बार वह उस गरीबी, वहां की परिस्थिति, वहां के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के भीतर रहने वाले लोग उनके सवालों को देखकर उनके भीतर बेचैनी होती है, क्योंकि वह वहाँ मतलब छोटे मोटे मजदूर से मिलते हैं, मखाना पैदा करने वाले किसानों से मिलते हैं, वहाँ कोलांचल के भीतर गरीब जो कोयले के भीतर रहते हैं, जिनकी जीवन के भीतर पानी नहीं पहुंचता, जिनके जीवन जिस रूप में रहती है वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत दूर की बात होती है, जीवन जीने की न्यूनतम मूलभूत जरूरत का भी अभाव होता है। तो इन परिस्थितियों के भीतर इसीलिए राहुल गांधी ने एक दूसरा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कहते हैं ना आकर्षक चकाचौंध, जिसको यूनिफॉर्म नहीं करे, कपड़ों को लेकर के सवाल कर दिया, जो सूट बूट की सरकार इससे पहले नजर आती थी और जो सवाल इससे पहले उठता था। तो अगला सवाल ये होता है कि दरअसल ये पैसा इतना कहां से आता है, कौन देता है, किस रूप में देता है, इसका जिक्र भी राहुल गांधी ने खुले तौर पर इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़ों को लेकर किया, क्योंकि ये सवाल वो लगातार उठा रहे हैं कि किस प्रकार से सत्ता और कॉरपोरेट का नेक्सस है, इतना पैसा टैक्स पेयर का कहां जाता है, इस भारत देश में लूट कैसे मची है। इन सारी बातों को देखा जाए उससे पहले खुद राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र किया, इन सारे सवालों को उसको जरा एक बार आपको देखना चाहिए। अपना हिंदुस्तान के सब प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है, भाइयों बहनों पता नहीं लग रहा, देख नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। कोई भी राजनीतिक को समझने वाले लोग ये बात कह सकते हैं कि इससे कोई वोट नहीं मिलने वाला। कोई भी ये सवाल कर सकता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौर में लोगों की मौजूदगी तो बहुत है, लेकिन ये वोटों में तब्दील क्यों नहीं होती है। कोई भी सवाल कर सकता है कि आखिर वह राजनीतिक विजन कहाँ नजर आ रहा है जो संवाद बनाते समय और कुछ कहते समय इस दृष्टि ने ले जाएगी भारत कैसा होना चाहिए। लेकिन सवाल यहीं पर एक और उठता है कि भारत देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है और इस भारत देश के राजनीतिक ने अपने रईसी के लिए इस भारत देश के भीतर किस प्रकार से टैक्स पेयर का पैसा, इस भारत देश के संपत्ति का हिस्सा और कॉरपोरेट के हवाले करते हुए पॉलिटिकल फंडिंग जिस रूप में कर दी गई है, उसमें खुलेआम खुले तौर पर सारा नजारा आंखों के सामने होता है। लेकिन फिर कहेगा कौन? शायद यही वह कारण है जहां पर राहुल गांधी ने अब जिक्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने 6 बातें खास तौर पर इस पूरी यात्रा के दौरान जो पश्चिम बंगाल के भीतर पहुंची और उसके बाद से जो उन्होंने देखा देश का और जो सवाल करना शुरू, वो बहुत
कमाल की है। गरीबी और मुफलिसी का सवाल इस भारत देश की राजनीतिक सत्ता के क्रियाक्रम से जोड़ दिया कि देख लीजिए ये क्या करते हैं, किस रूप में करते हैं और सब कुछ कैसे तबाह करते हैं, उसकी वजह ही गरीबी होती है। दूसरा हिस्सा होता है जो इस भारत देश का जो रईस लोग होते हैं, वो रईस नहीं है बल्कि सत्ता के साथ खड़े होते हैं और आप ही की पूंजी को लूट ले जाते हैं। और इसीलिए जब राहुल गांधी अपने भाषणों के भीतर इस बात का खुलेआम जिक्र करते हैं कि जीएसटी का पैसा जो है वो जनता ज्यादा देती है, कॉरपोरेट कम देता है, और किस प्रकार से हर चीज के ऊपर टैक्स लगाकर सरकार आम जनता के पैसा लूटती है और उसको बैंक में जमा करती है, वही बैंक कर्ज के तौर पर उन्हीं कॉरपोरेट को पैसा दे देते हैं, जो कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग और पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दिलाते हैं और वो चुनाव जीत जाती है, और ये चक्र चलते रहता है हमेशा। ये बहुत ही सहज सी बातों होती है, भाषा में कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी उस दौर में इस राजनीति को समझ गए कि अब उनकी लड़ाई कोई छोटी नहीं है। इस भारत देश के भीतर एक तरफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो चल है जिसका जिक्र वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस दौर में भी पत्रकार उनके साथ कहीं पर भी नजर नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ वहीं पूर्वी भारत से जब वो निकलना शुरू किया, मणिपुर से और निकला मुंबई तक को जाएंगे, तब ये परिस्थिति थी कि अब समूचे देश को वह अपने तरीके से लांग भी रहे हैं और उसके भीतर चल भी रहे हैं, संवाद भी बना रहे हैं, तो भी मीडिया साथ खड़ा नहीं। सामान्य परिस्थिति के भीतर किसी भी राजनीतिक पार्टी और नेता को इस बात का डर होता कि पता नहीं मीडिया उसको दिखाएगा या फिर नहीं दिखाएगा। अगर दिखाएगा तो फिर पता नहीं किस भाषा और किस तर्क के साथ उसकी पूरी राजनीतिक छवि को कैसे गढ़ेगा। और राजनीतिक सत्ता के साथ जब जांच एजेंसियां चल रही हो, तमाम संस्थान अपने तौर पे काम कर रहे हो, जिसका आरोप संसद के भीतर से लेकर के बाहर तक समूचा विपक्ष लगा रहा हो और राष्ट्रपति से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के भीतर वह गुहार लगा चुका हो, इसके बावजूद कोई राजनीतिक रास्ता निकल ना पा रहा हो, तब ये सवाल होता है कि क्या एक ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर अब जो है राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के सामने ये सवाल है कि अब उनको कौन सी लड़ाई लड़नी है और किस भाषा के भीतर उस लड़ाई को लड़ना है। क्योंकि मीडिया से डर करके अगर चलेंगे और मीडिया किस रूप में उनकी छवि को बनाएगा, अब उसके पार जाना पड़ेगा। अगर संवाद लोग के साथ खड़े होकर के और उनके बीच बैठ करके ही अगर बनाना है, तो फिर यही राजनीति सही। और इसी अंदेशे के साथ जो है क्या यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा को संभाले हुए राहुल गांधी अब हर उस मुद्दे को बहुत बारीकी से उठा रहे हैं, क्योंकि गरीबी, मुफलिसी, कॉरपोरेट सत्ता, नेक्सस, और उसके बाद अगला सवाल होता है कि इस भारत देश के किसान और गरीबों की जाति को लेकर के जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो एक तरफ उस जाति का जिक्र, वहीं दूसरी ओर भारत में मौजूद ओबीसी की जातियां हो या दलित हो या आदिवासी हो, इनके बीच भी एक फार नजर आनी चाहिए सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों के भीतर करते हैं, तो राहुल गांधी उसके बीच भी आकर के खड़े हो गए। सवाल होता है अगला कि अगर इंडिया गठबंधन तैयार हो रहा था, इंडिया गठबंधन के भीतर इस भारत देश के उस सत्ता को चुनौती देने की तैयारी हो रही थी जिस सत्ता के पास सिवाय उपलब्धियों के अलावा कुछ भी नहीं, यानी कि उसकी हर कागज, हर दस्तावेज के भीतर उपलब्धियां ही उपलब्धियां होती है, तब यह सवाल उठता है कि जिस सरकार के लिए पूरा सिस्टम अपने प्रचार प्रसार के भीतर लगा दिया हो, तो उसको आप काउंटर कैसे करेंगे। जब इंडिया को तोड़ने लग जाएं और सोचने लग जाए कि देखिए सामने खड़ा विपक्ष, इसकी कोई धारा नहीं है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर भाषण दिया, वो चाहे स्टार्टर का हो या स्टार्टअप का हो, चाहे राहुल गांधी से जुड़ी हुई परिस्थितियों का हो, सवाल उठता है कि उसका जवाब देगा कौन। शायद इसीलिए राहुल गांधी की अब जुबान सीधे उस राजनीतिक हमले को लेकर के शुरू हो गई जिसके भीतर भाषा मायने नहीं रखती, वो बिल्कुल सड़क की भाषा कह सकते हैं और सड़क पर ही उनकी मौजूदगी है। और अंत में एक सवाल होता है कि क्या यह राजनीति सीधे तौर पर वोट की राजनीति है या संघर्ष और शायद अटैक की राजनीति है। अब संघर्ष और राजनीतिक हमले की ये लड़ाई क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दिला देगी या नहीं दिलाएगी। और दोनों परिस्थितियों के भीतर जब इस भारत देश का पार्लियामेंट से बाहर तक
सरकार खुद बोलती है कि हम 400 पार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 370 पार है और मीडिया 370 तक बीजेपी कैसे पहुंच जाए, इसके लिए एक के बाद एक सर्वे सामने ला रहा है। यानी नैरेटिव देश के भीतर चुनाव से पहले ही सेट कर दिया जा रहा है कि दरअसल यह चुनाव एक तरफा है, जीत के साथ है, बड़ी जीत हासिल करने के लिए इस चुनाव है। तब ऐसे में विपक्ष किस राजनीतिक लड़ाई को लड़े, या उसके लिए सवाल इसलिए भी क्योंकि फोर्थ एस्टेट यानी मीडिया की भूमिका इस दौर में गायब हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति राजनीतिक तौर पर इससे पहले कभी किसी चुनाव के भीतर रही नहीं थी, ये पहली बार होती है। और शायद यही वह कारण है जो कि 3 फॉर्मूले उनका काम करता है मौजूदा राजनीतिक सत्ता के साथ। इन तीनों फॉर्मूले का कोई जवाब जो है विपक्ष के पास होता ही नहीं है। तो यहाँ पर एक बात होती है कि क्या इस भारत देश के भीतर का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, इस भारत देश की राजनीतिक सत्ता उस सत्ता के इशारे पे है जिस सत्ता को चुनाव के भीतर जाना है। 14 फरवरी को एक चुनाव आयुक्त रिटायर हो रहे हैं। उन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो नियम तो ये कहता था कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहे, इस भारत देश के चीफ जस्टिस की मौजूदगी रहे और विपक्ष के एक नेता की मौजूदगी रहे। ये तीनों मिलकर के उन 44 नामों में से उसको चुने। जो ब्यूरोक्रेसी पूरी टीम तैयार करती है, उनकी अपनी टीम ही होती है जिसके भीतर चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी रहते हैं और एनएसए शामिल होते हैं। वो पूरा तैयार करते हैं और पूरी रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर ये 3 व्यक्ति मिलकर के एक को चुने, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर, संसद के भीतर विधेयक ला करके एक ही झटके में जिस तरीके से मौजूदा मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही बदल दिया और कहा नहीं, उसके भीतर चीफ जस्टिस की मौजूदगी नहीं होगी, अब इसको प्रधानमंत्री चुनेंगे, विपक्ष के एक नेता की मौजूदगी होगी और तीसरे व्यक्ति के तौर पर जो चेक एंड बैलेंस करने के लिए होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का कोई एक मिनिस्टर होगा। तो जो मंत्री होगा वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे जा सकता है, और जिसको नियुक्त प्रधानमंत्री ने किया है वो कैसे चला जाएगा। और इन दोनों से जुड़ा हुआ सवाल उठता है कि इसको जिसको चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त करेंगे वह उस सरकार से कैसे सवाल करेगा, नहीं कर पाएगा। यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी उठा कि आप जिसकी नियुक्ति करते हैं वो आपसे सवाल कैसे पूछ सकता है। तो फिर इलेक्शन कमीशन भी सरकार के पास, वहीं दूसरी ओर सरकार ने अपने प्रचार प्रसार के लिए इस भारत देश के नौकरशाही और सेना को छोड़ दिया कि आप उस रथ के साथ आगे चल पड़िए जो संकल्प यात्रा निकली। और कई जगहों पर तो सेना ही बनाने लगे कि जहां पर एक आम वोटर सेल्फी ले सके इस सरकार की उपलब्धियों के मद्देनजर। यानी ये कहे कि भारत सरकार एक ही झटके में नरेंद्र मोदी सरकार हो गई और मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान एक ही झटके में वही नौकरशाही और वही सेना करने लगी जिसकी अपनी निष्पक्षता जो है संवैधानिक तौर पर संविधान के भीतर लिखी हुई। अब सवाल उठता है अगली परिस्थिति की विपक्ष की, जिसको तोड़ने की दिशा में एक के बाद एक जहां जहां ये यात्रा जिस रूप में निकल रही है उसके भीतर एक एक कर करके हर कोई इंडिया अलायंस के भीतर निकलते चला जा रहा है। चाहे वह नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी का बयान हो, चाहे हेमंत सोरेन के जेल में डालने की परिस्थिति हो, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर जयंत चौधरी को लेकर के सारे उठ रहे सवालों के भीतर अब उनका इंडिया छोड़ना कहीं न कहीं तय माना जा रहा है। और इन्हीं परिस्थितियों से निकलते निकलते जो है तमाम उन जगहों के ऊपर अगर मध्य प्रदेश पहुंचे वहां पर कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाए। ये यात्रा अगर महाराष्ट्र पहुंचेगी तो वहां कौन तोड़ करके निकल जाए, जब राजस्थान जाएगी तो वहां कौन तोड़ करके निकल जाए। यही राजनीतिक परिस्थितियों ने इस भारत देश के चुनाव के सामने एक राजनीतिक स्थिति ऐसी खड़ा कर दी कि शायद अब राहुल गांधी इस बात को समझ गए, लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी, लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई बहुत लंबी है। इस राजनीति में जनता की, आम जनता की भाषा और आम जनता के बोल के साथ मुद्दों का जवाब भी सरकार को कटघरे में खड़ा करके देना है। लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने मुनादी कर दिया कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हर मुद्दे, हर सवाल को ही वह जनता के सवालों से जोड़कर रास्ता बताएंगे और इस दिशा में आगे ले जाएंगे कि देखिए यह परिस्थिति है। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।